दिसंबर 1946 का वो समय, मतलब दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के भीतर कुछ लोग बैठे थे जो एक पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य लिखने जा रहे थे। बिल्कुल। और बाहर से देखने पर ये किसी शांत पुस्तकालय जैसा लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो अंदर का माहौल किसी वैचारिक युद्ध के मैदान से कम नहीं था। हाँ, और कहानी में एक बहुत बड़ा पेच भी था। देश को बांटने की धमकियां देने वाले लोग उस कमरे से एकदम गायब थे। मतलब देशी रियासतों के राजा महाराजाओं के प्रतिनिधि भी वहां नहीं थे। सही बात है। और यहीं से वो ऐतिहासिक दुविधा शुरू होती है। जरा सोचिए, क्या किसी नए देश के नियम तब तय किए जाने चाहिए जब आधा देश उस कमरे में मौजूद ही ना हो? क्या इंतजार करना चाहिए या बिना उनकी परवाह किए बस आगे बढ़ जाना चाहिए? और 16 दिसंबर की जिस भारतीय संविधान सभा की ट्रांसक्रिप्ट को आज हम इस डीप डाइव में खंगाल रहे हैं, वो दिखाती है कि हर एक नियम, हर एक फैसले के पीछे कितना भारी तनाव, गुस्सा और डर छिपा हुआ था। आज की इस ऐतिहासिक दस्तावेज की पड़ताल का हमारा लक्ष्य भी यही है। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस मशहूर लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के इर्द गिर्द हुए उस जबरदस्त टकराव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने स्वतंत्र भारत का पहला असली खाका खींचा था, है ना? बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभापति की कुर्सी पर बैठे हैं और इस सभा का एक बहुत ही दिलचस्प प्रतीक चिन्ह है, एक लोगो है। भारत के नक्शे के अंदर एक हाथी का सिर। वो हाथी वाला प्रतीक, वो उस समय की पूरी राजनीतिक स्थिति का एकदम सटीक आईना था। वो कैसे? देखिए, हाथी बहुत भारी वजन उठाता है, उसकी चाल धीमी होती है, लेकिन वो एक बार कदम बढ़ा दे तो पीछे नहीं हटता। उस कमरे में मौजूद लोगों के कंधों पर सिर्फ एक किताब लिखने का बोझ नहीं था। वे एक ऐसे देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रहे थे जो धर्म, जाति और रियासतों के नाम पर बिखरने की कगार पर खड़ा था। और जैसा कि हमने कहा, मुस्लिम लीग और देशी रियासतें वहां नहीं थीं। नेहरू जी ने अपना प्रस्ताव पेश कर दिया था, एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य का बेहद भावुक और प्रेरणादायक सपना। और सभा पूरे जोश में थी, मतलब वो तुरंत इस प्रस्ताव पर मुहर लगाना चाहती थी। लेकिन तभी उस जोश पर एकदम से एक बहुत ठंडा पानी पड़ता है। डॉक्टर एम.आर. जयकर अपना एक संशोधन लेकर खड़े होते हैं। वे कहते हैं कि रुकिए, हमें ये प्रस्ताव अभी पास नहीं करना चाहिए। और वो कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वे इसे टालने की बात कर रहे थे। और यहां बात सिर्फ डरपोक होने या घबराने की नहीं थी। उनके तर्क बहुत ठोस थे। उन्होंने सीधे कैबिनेट मिशन के 16 मई के वक्तव्य का हवाला दे दिया। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि डॉक्टर जयकर कोई हवाई बात नहीं कर रहे थे। वो भावनाओं के उस समंदर में तर्क का एक भारी लंगर मार रहे थे। मतलब वो पूरी तरह से कानूनी बात कर रहे थे। हाँ, क्योंकि उस समय संविधान सभा जिस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत काम कर रही थी, उसकी शर्तें बहुत सख्त थीं। जयकर ने समझाया कि कानूनी तौर पर ये सभा अभी सिर्फ अपनी प्रारंभिक बैठक में है। ओके, यानी प्रिलिमिनरी मीटिंग। जी, और इस चरण में जब तक मुस्लिम लीग और रियासतें शामिल नहीं होती, सभा के पास संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को, जैसे गणतंत्र की स्थापना या सीमाओं का निर्धारण, पास करने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है। अरे बाप रे, ये तो कुछ ऐसा है जैसे आप किसी बहुत जरूरी बोर्ड गेम के नियम तय कर रहे हो, लेकिन आधे खिलाड़ी अभी तक कमरे में पहुंचे ही ना हो। एकदम सही उपमा है। क्या ऐसे में खेल शुरू करना सही है? मतलब जो लोग कमरे में हैं वही तय कर रहे हैं कि खेल कैसे खेला जाएगा। और अगर आपने आधे खिलाड़ियों के बिना खेल शुरू कर दिया तो बाहर बैठे खिलाड़ी अपना एक अलग ही बोर्ड गेम शुरू कर देंगे। जयकर को ठीक इसी बात का डर था। तो वो सिर्फ लीगल पॉइंट नहीं उठा रहे थे, वो एक व्यावहारिक चेतावनी दे रहे थे। देसी रियासतों का एक अलग गुट। ट्रांसक्रिप्ट में एक और बहुत दिलचस्प हिस्सा है जहां जेकर हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा दिए गए एक बयान का भी जिक्र करते हैं। हाँ, वो हिस्सा बहुत क्रिटिकल है। क्रिप्स ने क्या कहा था? क्रिप्स ने साफ कहा था कि अगर मुस्लिम लीग के बिना कोई संविधान बनता है तो वो पूरे देश पर लागू नहीं होगा, बल्कि सिर्फ इच्छुक हिस्सों पर, यानी विलिंग पार्ट्स पर लागू होगा, जो उसे मानना चाहें केवल उन्हीं पर। तो जयकर सीधे सीधे कह रहे थे कि हमारी ये जो जल्दबाजी है ना, ये खुद विभाजन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने जैसी होगी। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जेकर उस कमरे में किसी कड़वे सच की तरह गूंज रहे थे, लेकिन क्या वो कमरा इस सच को सुनने के लिए तैयार था? बिल्कुल भी नहीं। मतलब दस्तावेज में दर्ज वो बीच बचाव और तीखी टिप्पणियों को पढ़कर उस दिन के भारी तनाव का साफ अंदाजा लगता है। हाँ,
सभा में मौजूद बाकी सदस्यों का धैर्य एकदम टूट रहा था। वो जयकर की बातों का कड़ा विरोध कर रहे थे। एक मिनट, लेकिन क्या बाकी लोगों का भड़कना स्वाभाविक नहीं था? बिल्कुल था। वे इतने सालों तक अंग्रेजों की लाठियां खाकर, जेलों में रहकर अब आजादी की दहलीज पर खड़े थे। उनके लिए ये कानूनी देरी बर्दाश्त के बाहर थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल बीच में टोकते हुए सीधा और तीखा प्रहार करते हैं। जयकर जब बता रहे होते हैं कि मुस्लिम लीग को शामिल करने के लिए कुछ रियायतें देनी पड़ेंगी, तो पटेल गुस्से में आते हैं। और पटेल कहते हैं कि जयकर जिन रियायतों यानी कंसेशंस की बात कर रहे हैं, वो तो कैबिनेट मिशन की मूल योजना में है ही नहीं। हाँ, पटेल का तर्क था कि ये सब लीग को ऊपर से परोसा जा रहा है और हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। पटेल का वो गुस्सा उस पूरे नेतृत्व की थकान को दिखा रहा था, जो सालों से मुस्लिम लीग की वीटो पावर से जूझ रहा था, जहां लीग हर फैसले को बस रोक देती थी। सिर्फ पटेल ही नहीं, ट्रांसक्रिप्ट में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया और श्री के संतानम जैसे दिग्गज सदस्य भी बार बार उठकर तकनीकी आपत्तियां उठा रहे हैं, जिन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। वे जयकर के संशोधन को नियम के खिलाफ बताकर किसी भी तरह से उनकी आवाज को रुकवाना चाहते थे। सभा एक तरह से अखाड़ा बन चुकी थी। लेकिन इस भारी विरोध के बीच डॉक्टर जयकर का बचाव भी देखने लायक था। वो अपनी जगह से हिले ही नहीं। वो पलटकर कहते हैं कि उनका मकसद लीग को खुश करना या विंस्टन चर्चिल का समर्थन करना नहीं है। और तभी वो महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं। हाँ, वो सभा को याद दिलाते हैं कि महात्मा गांधी इस समय नोआखली में बिल्कुल अकेले हैं, कठोर व्रत लेकर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास कर रहे हैं। और जयकर का तर्क था कि जब गांधी जी इतनी सहिष्णुता, इतनी टॉलरेंस दिखा रहे हैं, तो क्या ये सभा थोड़ा इंतजार करने की सहिष्णुता नहीं दिखा सकती? जयकर वहां एक बहुत निजी बात भी कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही अप्रिय यानी अनपॉपुलर होने की आदत है। हाँ, वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का हवाला देते हैं। तब भी उन्होंने कड़वा सच बोला था और लोगों ने उन्हें नापसंद किया था। लेकिन मैं यहां सोच रहा था, क्या जयकर एक ऐसे कमरे में डेजिग्नेटेड स्केप्टिक यानी एक निर्धारित संशयवादी की भूमिका नहीं निभा रहे थे? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम ही खराब से खराब स्थिति की चेतावनी देना हो? हाँ बिल्कुल। जहां हर कोई आजादी के लिए उतावला था, उस क्रांतिकारी जोश के सामने ऐसी नीरस कानूनी आपत्तियों को सुनना मुमकिन भी था क्या? यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी और खूबसूरती दोनों है। जोश और नियम के बीच का वो जबरदस्त टकराव। और ये टकराव सिर्फ लोगों की अनुपस्थिति तक सीमित नहीं था। आप शब्दों वाले हिस्से की बात कर रही हैं? हाँ, जब हम दस्तावेज के अगले हिस्से में जाते हैं, जहां एक तरफ जयकर लोगों की अनुपस्थिति पर बात कर रहे थे, वहीं कुछ सदस्य प्रस्ताव में इस्तेमाल किए गए शब्दों की चीरफाड़ कर रहे थे। राय बहादुर श्यामनंदन सहाय का संशोधन, ये हिस्सा बहुत ही बारीकी वाला है। बहुत ज्यादा। नेहरू जी के प्रस्ताव में एक पंक्ति थी जो भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती थी। और सहाय जी को इस घोषित करने यानी डिक्लेयर करने वाले शब्द से ही आपत्ति थी। वे चाहते थे कि इसे बनाने और लागू करने में बदला जाए, फ्रेम एंड एस्टैब्लिश। सुनने में ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि शब्दों में सत्ता छुपी होती है। घोषित करना एक तरह का आदर्शवादी शब्द है, कोई भी कुछ भी घोषित कर सकता है। सही बात है। लेकिन बनाना और लागू करना एक व्यावहारिक और कानूनी अधिकार को दर्शाता है। सहाय ये स्थापित करना चाहते थे कि इस सभा के पास सिर्फ सपने देखने का नहीं, बल्कि नया ढांचा खड़ा करने का असली अधिकार है। और उनका अगला सुझाव तो और भी बड़ा था। उन्होंने संघ यानी यूनियन शब्द को भी हटाने की बात कही। ये बहुत दिलचस्प है। उनका तर्क क्या था? उनका मानना था कि भारत प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से पहले से ही एक है। बार बार संघ कहने से ऐसा लगता है जैसे अलग अलग संप्रभु देशों या टुकड़ों को किसी संधि के तहत जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है, जैसे अमेरिका के मामले में हुआ था। बिल्कुल। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर छिपा हुआ था, देशी रियासतों का डर। सहाय ने बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री के एक बयान का जिक्र किया। बीकानेर के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? उन्होंने स्पष्ट कहा था कि रियासतों के अनुसार किसी भी संप्रभु राज्य में अधिकार जनता से नहीं, बल्कि राज्य यानी स्टेट से मिलते हैं। ओहो, तो ये सीधा वैचारिक टकराव था, क्योंकि नेहरू जी का प्रस्ताव तो साफ कह रहा था कि सारी शक्ति और अधिकार आम जनता से प्राप्त होते हैं। हाँ, राजाओं को लग रहा था कि अगर वो यूनियन में शामिल हुए तो उनकी सत्ता छिन जाएगी और जनता राजा बन जाएगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि संविधान निर्माण में एक एक कॉमा और एक एक शब्द
कितना राजनीतिक महत्व रखता था। सहायक चेतावनी दे रहे थे कि ये शब्द देशी रियासतों को नाराज कर सकते हैं। दस्तावेज में डॉक्टर सर हरि सिंह गौर और श्री सोमनाथ लाहिड़ी जैसे नेताओं के संशोधनों का भी जिक्र है। हाँ, जिन्हें सभापति ने नियमों के खिलाफ बताकर रोक दिया था। हर कोई चाहता था कि नए भारत के पहले पन्ने पर उनके विचारों की मोहर लगे। तो देखिए, एक तरफ जयकर की कानूनी चेतावनियां हैं, शब्दों के जाल बुने जा रहे हैं, लेकिन कानूनी दांव-पेच के बाद चर्चा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आजादी की लड़ाई की असली आग दिखाई देती है। आप श्री कृष्ण सिन्हा के जोशीले भाषण की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जब बाकी लोग नियमों और शब्दों में उलझे हुए थे, सिन्हा ने अपना पक्ष रखते हुए उस प्रस्ताव को पवित्र यानी सैक्रेड करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जनता की सदियों की दबी हुई इच्छा का प्रतीक है। उन्होंने तो पूरा इतिहास ही खोलकर रख दिया। 18वीं सदी के फ्रांसीसी विचारकों और क्रांतियों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे सत्ता राजाओं के हाथ से निकलकर जनता के हाथ में आई है। उन्होंने 1921 और 42 के स्वतंत्रता आंदोलनों का भी जिक्र किया। वो बता रहे थे कि हम यहाँ खून पसीने की बदौलत पहुंचे हैं। और इसी जोश में उन्होंने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मायावी ढांचे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मायावी ढांचा? हाँ, इल्यूजन। क्योंकि उस एक्ट ने भारतीयों को प्रांतीय सरकारें बनाने का अधिकार तो दिया था, लेकिन असली वीटो पावर अभी भी ब्रिटिश गवर्नरों के पास थी। सिन्हा का कहना था कि हमें इस ढांचे को तोड़ देना चाहिए। और सिन्हा ने सिर्फ भारत के भीतर बात नहीं की, उन्होंने लंदन तक निशाना साधा। विंस्टन चर्चिल को वो करारा जवाब। हाँ, चर्चिल ने लंदन में एक बहुत ही निंदनीय भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने बिहार के दंगों और पंडित नेहरू पर कीचड़ उछाला था। चर्चिल कह रहे थे कि भारतीय खुद पर शासन करने के लायक नहीं हैं और देश में खून खराबा हो रहा है। और सिन्हा ने इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार ने किसी ब्रिटिश सेना की मदद के बिना ही शांति स्थापित की है। ये बहुत बड़ी बात थी। शांति कैसे स्थापित हुई? ब्रिटिश बंदूकों से नहीं, बल्कि नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रभाव और गांधी जी के उपवास की धमकी के बल पर। ये दुनिया को एक सीधा संदेश था कि भारत अब अपने मसले खुद सुलझा सकता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब है, सिन्हा का तर्क बहुत जोशीला है, उनकी भावनाएं सच्ची हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या वे अपनी इस क्रांतिकारी जल्दबाजी में जयकर की उस बेहद तार्किक और कानूनी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर रहे थे कि बिना मुस्लिम लीग के संविधान बनाना अंततः देश के विभाजन का ही कारण बनेगा? हाँ, क्योंकि जयकर जिस तबाही की बात कर रहे थे वो तो बाद में सच साबित हुई ना। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या एक सफल राष्ट्र के निर्माण के लिए आदर्शवाद यानी सिन्हा का वो प्रचंड जोश और यथार्थवाद यानी जयकर की वो जमीनी चेतावनियां, दोनों का एक ही समय पर होना जरूरी है? मतलब क्रांति और नियम दोनों साथ चलने चाहिए। जयकर भले ही उस कमरे में विलन लग रहे हों, लेकिन वो भविष्य देख रहे थे, और सिन्हा भले ही भावुक लग रहे हों, लेकिन वो आजादी की आत्मा की आवाज थे। इस पूरी स्रोत सामग्री से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है, भारत का संविधान केवल कागज पर लिखे गए नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये गहरे मतभेदों, कानूनी चिंताओं, शब्दों के सटीक चयन और आजादी की एक भयंकर आग के बीच से गुजर कर निकला है। वहां वामपंथी विचार थे, दक्षिणपंथी विचार थे, अलग अलग गुट थे। और सबसे बड़ी बात, सभी पक्षों को बिना किसी पक्षपात के सुना गया, किसी की आवाज को दबाया नहीं गया। लोकतंत्र की असली बुनियाद ही यही है। अब इस चर्चा को समेटते हुए मैं श्रोताओं को उस हाथी वाले प्रतीक चिन्ह पर सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूं, जिससे हमने शुरुआत की थी। हाँ, वो हाथी जो बहुत धीमी गति से लेकिन बहुत ही सोच समझकर और भारी वजन उठाकर चलता है। दिसंबर 1946 में ये संविधान सभा उस हाथी की तरह ही व्यवहार कर रही थी, लेकिन सवाल ये है, क्या वो हाथी सबको साथ लेकर धीमी चाल चलने की कोशिश कर रहा था जैसा जयकर चाहते थे, या फिर वो पुरानी बेड़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी बदलाव के लिए दौड़ पड़ना चाहता था जैसा सिन्हा का आह्वान था? एक राष्ट्र के रूप में तेज बदलाव और सबको साथ लेकर चलने के बीच का वो सही संतुलन खोजना, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको खुद विचार करना चाहिए। बिल्कुल।